नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। यहाँ पे हमने पिछले 3 क्लासेस में जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और मिडीवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो बीपीएससी ने पूछे हैं, उनको देखा है। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी ने पूछे हैं, तो ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में या फिर मैक्सिमम 4-5 पार्ट में आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको देखें। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए ये काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके सिर्फ जो आंसर्स है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको एज़ अ रिवीजन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, हू वाज़ द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय इन इंडिया? पहला पोर्तुगीज़ वाइसरॉय भारत में पहला पोर्तुगीज़ वाइसरॉय कौन था? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था वो 1505 में एज़ अ फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय भारत में आया था और उसके बाद अल्बुकर्क आया 1509 में। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? किसने हुगली को एज अ पायरेसी बेस यूज किया था बे ऑफ बंगाल में? बंगाल की खाड़ी में हुगली को एज अ पायरेसी बेस किसने यूज किया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुर्तगीज ने यूज किया था। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? 1613 में भारत में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी ब्रिटिशर्स ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड पुर्तगीज एट सोली? किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगीज को स्वाली में हराया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज को हराया था स्वाली में। और 1612 में पुर्तगीज को हराया था थॉमस बेस्ट ने। उसके बाद 1613 में जो फैक्ट्री थी, ब्रिटिश फैक्ट्री, उसको सेटअप किया गया था सूरत में पुर्तगीज को हराने के बाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना इन विच ईयर? किस वर्ष में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपना फैक्ट्री सेटअप किया था पटना में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी थी पटना में। ठीक है। Which one of the following was made the immediate cause of the which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? पहला कार्नेटिक वॉर का इमीडिएट रीजन क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फ्रांस की जहाज थी उनको कैप्चर कर लिया था और यही रीजन था, इमीडिएट रीजन था पहले कार्नेटिक वॉर का। द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम? जो 1760 का जो फेमस बैटल था, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस, उसमें ब्रिटिशर्स ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रेंच के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स ने 1760 के बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस में। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोरा, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम? यूरोपियंस को जो बेस्ट सोरा, सोरा जो होता है वो गन पाउडर इंग्रेडिएंट है, उसको यूज किया था, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो सॉल्ट पीटर, सोरा और ओपियम वो किस रीजन से मिलता था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार के रीजन से उनको ये चीजें मिलती थी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का कौन सा रीजन था, क्षेत्र था जो ओपियम के, जो अफीम की खेती के लिए मशहूर था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार जो था वो अफीम की खेती के लिए फेमस था। ठीक है। नाउ हमारे पास दो लिस्ट हैं, पहले लिस्ट है एक्सप्लोरर की, दूसरी लिस्ट है उनके बर्थ प्लेस की, तो हमारे को मैच करना है। सो पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, उनका जन्म इटली में हुआ था। दूसरा जैकस कार्टियर, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांसिस ड्रेक जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे और फेर्डिनेंड मैगलान जो थे वो पुर्तगाल के थे। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3421। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया? इनमें से किसको ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है, जो संस्थापक कहा जाता है भारत में ब्रिटिश एम्पायर का? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी, उसके बाद कौन सी संधि साइन करी गई थी, किस ट्रीटी को साइन किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन किया गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जिसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साइन होने के बाद जो दीवानी राइट्स थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके द्वारा? शाह आलम टू के द्वारा। ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी? इलाहाबाद ट्रीटी के बाद दीवान मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसको अपॉइंट किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किसको अपॉइंट किया था मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी के बाद बंगाल का डिप्टी दीवान अपॉइंट किया था, मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान अपॉइंट किया था। और जो राजा सिताब राय हैं उनको अपॉइंट किया था बिहार का डिप्टी दीवान। ठीक है। एम्परर शाह आलम टू गेव दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन? किस दिन जो शाह आलम टू था
उसने दीवानी राइट्स दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 12 अगस्त 1765 को जो दीवानी राइट्स थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो दे दिए गए थे शाह आलम टू को। सॉरी, शाह आलम टू के द्वारा दे दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ डायरकी? किसको डायरकी का फादर कंसीडर किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लियोनेल कर्टिस को फादर ऑफ डायरकी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसने दीवानी जो रेवेन्यू राइट्स थी उसको अलग, और वजारत लॉ एंड ऑर्डर जो थी उसको अलग सेपरेट किया था। उसी ने प्रपोज किया था इस दोनों को अलग अलग किया जाए, रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय? किसके द्वारा बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को इन्फोर्स किया गया था? मींस जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया था 1765 से लेकर 1772 तक में, और जिसको 1772 में एबॉलिश कर दिया गया था वार्न हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू? क्या मेन रीजन था जिसके कारण ब्रिटिश जो थे वो इतने सालों तक भारत पे राज करते रहे? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल? किसने महालवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। ओके। इन 1821, इन 1822। ठीक है। व्हेन वाज द बिहार प्रोविंस मर्ज्ड विद बंगाल प्रोविंस? किस वर्ष बिहार प्रोविंस को बंगाल प्रोविंस के साथ मर्ज कर दिया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1733, 1733 ईस्वी में, 1733 एडी में बिहार प्रोविंस जो था उसको मर्ज कर दिया गया था बंगाल प्रोविंस के साथ। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे सेटअप करी थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी सेटअप करी थी। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर? किस वर्ष ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो साइन किया गया था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसको साइन किस वर्ष किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1784 में उसको साइन किया गया था। और उस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ने सेकंड एंग्लो मैसूर वार को खत्म किया था, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान ही जो हैदर अली था टीपू सुल्तान के जो फादर थे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विथ? इंग्लिश मैन जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके साथ किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम को किया गया था। ठीक है। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम? महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनको जो हमारा फेमस कोहिनूर डायमंड था उनको किसके द्वारा दिया गया था, किससे मिला था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शाह सुजा के द्वारा जो कोहिनूर डायमंड है वो महाराजा रंजीत सिंह को दिया गया था। व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास? किस वर्ष पंजाब का जो लैंड एलिनेशन एक्ट है वो पास किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1900। ना देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आपके पास पर्याप्त समय है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास समय की कमी के कारण हम इसको मीन्स इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे हम इसको नहीं पढ़ें, मीन्स इसके आंसर्स को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, बस हम क्वेश्चन पढ़ें और जो करेक्ट आंसर उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो है। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अंबाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी वो किस राज्य से अपना ताल्लुक रखती थी, किस राज्य से आती थी वो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटका से आती थी। जो स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई जो थी वो कर्नाटका से आती थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं था। विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश एम्पायर का संस्थापक कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। हमने ऊपर भी देखा है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फाउंडर था ब्रिटिश एम्पायर का भारत में। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? इनमें से किसने जो डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी बंगाल में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद उसको एबॉलिश किया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको एबॉलिश किया था 1772 में। अंडर हुज लीडरशिप वाज द सेपरेशन ऑफ ठग्स अचीव? किसके नेतृत्व में जो ठग्स को सेपरेट किया गया था? जो ठग्स जो थे उनको खत्म किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कैप्टन स्लीमैन था जिसको विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था उसके लीडरशिप में जो ठग्स थे उनको सप्रेस किया गया था। हु इज क्रेडिटेड विद द सेपरेशन ऑफ ठग्स इन इंडिया? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डब्ल्यू एच स्लीमैन जो था उसको क्रेडिट दिया जाता है सेपरेशन ऑफ ठग्स के लिए। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? जो पहला रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी वो किसके टाइम पीरियड के दौरान बिछाई गई थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डलहौजी के टाइम पीरियड के दौरान, जो कि मुंबई से थाने के बीच 1853 में बिछाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड बाय विलियम बेंटिक? इनमें से कौन सा सोशल रिफॉर्म्स है जिसको विलियम बेंटिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जो वीडियो रिवर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, मीन्स जो कस्टम था जो चल रहा था उसको बंद किया था।
विलियम बेंटिक ने स्लेवरी जो था उसको बंद किया था, और चौथा सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ ठग्स, जिसके लिए उसने कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया था। ये 3 जो थे, इन तीनों के लिए क्रेडिट दिया जाता है विलियम बेंटिक को, ठीक है? जो रिमूवल ऑफ द प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू रिलीजियस क्रिमिनल, इसको 1850 में रिमूव किया गया था। हू डिक्लेयर्ड सती प्रैक्टिस इल्लीगल? किसने सती प्रैक्टिस को इल्लीगल डिक्लेयर किया था? द अगेन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक ने सती प्रैक्टिस को इल्लीगल डिक्लेयर किया था। ओके, व्हिच वायसरॉय अडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान? किस वायसरॉय ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लिट्टन ने अपनाई थी एग्रेसिव पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ। लिट्टन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन से किस के साथ लिट्टन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ लिट्टन एसोसिएटेड नहीं है, इसके साथ लॉर्ड रिपन जो थे वो एसोसिएटेड था। लॉर्ड रिपन जो था वो एसोसिएटेड था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ। बाकी के ऊपर के जो 3 हैं, इन तीनों के साथ लिट्टन जो है वो एसोसिएटेड है। सिंध वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय? सिंध जो है वो किसके द्वारा कॉन्कर्ड और कब्जा किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1843 में सिंध को कॉन्कर और कैप्चर किया गया था। ओके, ओके, so the correct answer is option C, Charles Napier. In the context of the colonial period of Indian history, match list 1 with list 2 subject and select the correct answer. मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक पर्सन्स की, दूसरा सब्जेक्ट की, हमको इन दोनों को मैच करना है। सो मैकडोनल्ड इज एसोसिएटेड विथ कॉमनवेल्थ अवार्ड, लिनलिथगो इज एसोसिएटेड विथ अगस्त ऑफर, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड चैल्मस्फोर्ड डायरकी। सो मैकडोनल्ड जो था, रैमसे मैकडोनल्ड, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जब कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था। लिनलिथगो जो था हमारा इंडिया का वॉइसरॉय था जब अगस्त ऑफर आई था। डलहौजी अगेन वाज द वॉइसरॉय who introduced the doctrine of lapse, and Chelmsford introduced hierarchy. Okay, so the correct answer is option C, 2314. Which of the following state was not annexed under Dalhousy's doctrine of lapse? इनमें से किस राज्य को डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स नहीं किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जयपुर को एनेक्स नहीं किया गया था। ओके, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू? जो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल है ये रिलेटेड है किससे? सो द मींस पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल का मतलब है एक रिंग फेंस पॉलिसी, जिसका मतलब है कि एक बफर स्टेट को क्रिएट करना। मान लो कि कोई भी तीसरा पर्सन जब अटैक करने आएगा तो उससे पहले एक इंडियन टेरिटरी जो होगी, इंडियन किंग का जो टेरिटरी होगी, ताकि वो पहले अटैकर इन द मीन टाइम जो ब्रिटिशर्स थे अपने जो स्ट्रक्चर्स है उनको रीइंफोर्स कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं किसी भी बाहरी अटैक को झेलने के लिए। बेसिकली एक बफर स्टेट क्रिएट करना इसका मेन मोटो था। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज? कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने लॉर्ड जो वेलेस्ली जो था उसकी सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव टू ने वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया था। पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव जिसने वेलेस्ली के सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मायोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट? इनमें से कौन सा मायोज रिजोल्यूशन 1870 में जो मायोज का रिजोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, all the options are correct. Okay, which of the following princely states was not annexed by the British? इनमें से कौन सा princely states को ब्रिटिश द्वारा एनेक्स नहीं किया गया था? The correct answer is option B, ग्वालियर को ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स नहीं किया गया था। In whose tenure as the Viceroy of India were the great martyrs Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru hanged? किस वायसराय के टेनियर के दौरान जो हमारे महान शहीद थे, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, उनको फांसी दी गई थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो इरविन था उसके टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे महान शहीद थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको फांसी दी गई थी। हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स? किसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन? जो महारानी विक्टोरिया थे, क्वीन विक्टोरिया जो थी, उसको इंडिया का एम्प्रेस कब बनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1870 में उसको इंडिया का एम्प्रेस बनाया गया था और उसको टाइटल दिया था, केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। ओके, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी विद द ओपनिंग ऑफ? जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसकी जर्नी शुरुआत किसके खुलने के साथ हुई थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि मार्च 1836 में खुला था, उसके खुलने के साथ ही जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसकी जर्नी शुरू हुई थी। हु हेल्ड फ्री इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन? किसने
इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको एक आउटस्टैंडिंग लीडर जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही दूरदर्शी नेता के तौर पे उनको बताया था। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये बोला था। ओके? In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? मेरे विश्वास में कांग्रेस जो है वो धीरे-धीरे अपनी खात्मे की ओर जा रही है और मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके पीसफुल डिमाइस में मीन्स इसका जो खत्म हो रहा है उसमें असिस्ट करूँ इसको। जो कांग्रेस जो खत्म हो रहा है उसमें असिस्ट करूँ इसको। ये किसने कहा था? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कर्जन ने कहा था ये। ओके? व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड Which among the following viceroys period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur began to confer to Indians? किस वाइसरॉय के टाइम पीरियड के दौरान जो टाइटल थे राय बहादुर और खान बहादुर का वो इंडियंस को कन्फर किया जाने लगा था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मायो जो था उसके टाइम पीरियड के दौरान जो टाइटल्स थे राय बहादुर और खान बहादुर को दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन हु एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, पहला इंडियन जिन्होंने आज़ाद भारत की गवर्नर जनरल की ऑफिस को संभाली थी वो कौन थे? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल की ऑफिस को संभाला था। ठीक है? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? जो रेलवे जो बिछाई गई थी, रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी कॉलोनियल टाइम्स में, उसका क्या इम्पैक्ट था भारतीय इंडस्ट्रीज पे ब्रिटिश शासन के दौरान? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उसने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी भारत की उसको बिल्कुल ही रोक दिया था। ठीक है? जो कंट्री साइड से जो गुड्स थे वो रेलवे क्या करती थी, कंट्री साइड के गुड्स को वहाँ से ले जाके पोर्ट्स पे पहुँचाती थी जहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल्स को यूके में, और फिर वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे उनको वापस लेके आया जाता था और पूरे देश में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ठीक है? तो उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया था इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद, जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसके द्वारा किसके साथ किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जमींदार के साथ परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? किसने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। जो परमानेंट सेटलमेंट है वो उसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था बिहार में उसके बारे में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि जो लैंड रेवेन्यू थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया था। जो 10/11 ऑफ द लैंड रेवेन्यू था वो ब्रिटिशर्स को देना ही देना था जमींदार को। ओके, और जो बाकी बचे थे 1/11 वो अपने पास रख सकते थे, और ये सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जमींदार के ऊपर थी कि वो कैसे लैंड जो रेवेन्यू है लैंड रेवेन्यू उसको एक्सट्रैक्ट करे। ठीक है? बाय द यूज ऑफ फोर्स, पावर, विल, जैसे भी उसको करना था वो कर सकता था। द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन, जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मद्रास में सबसे पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस और इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है? हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास? किसने रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में? सो द करेक्ट आंसर इज थॉमस मुनरो। उसके साथ साथ अलेक्जेंडर रीड जो था, उस दोनों ने मिलकर रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था मद्रास ने। The system under which the peasant himself is the owner of the land and is held responsible for the payment of land revenue to the government is known as, वैसा सिस्टम जिसके अंदर जो पीजेंट्स जो है वो खुद ही उस जमीन का मालिक है और यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो लैंड रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को सबमिट करे। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इस सिस्टम को बोला जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रैयत का मतलब ही होता है पीजेंट्स, इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स। ठीक है? रैयत मतलब पीजेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो पीजेंट्स थे वो खुद के लैंड मीन्स जमीन के मालिक थे और उनकी दायित्व थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को जमा करें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इन डैश द राइट्स ऑफ टेनेंट्स इन डैश द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट। इस वर्ष जो बंगाल टेनेंसी एक्ट के थ्रू जो राइट्स थे टेनेंट्स के उनको बिहार और बंगाल में दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1885 1885 में जो बंगाल टेनेंसी एक्ट थी उसको लाई गई थी और जिसके थ्रू जो राइट्स थे टेनेंट्स के वो उनको दिए गए थे। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द फोर्स्ड लेबर और इलीगल लिवीज डिमांडेड बाय द फार्मर बाय द लैंडलॉर्ड? क्या नाम है उसका जो जमींदार थे वो फार्मर को फोर्स करते थे मीन्स बेगार करने के लिए या फिर फोर्स लेबर करने के लिए, मीन्स जबरदस्ती उनसे काम करवाना, उसको क्या बोला जाता था? उसका नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उसको वेठी बोला जाता था या फिर विस्टी भी बोला जाता था। आप यूरोपियन टर्म्स में देखोगे तो उसको कोरवी बोला जाता है। ठीक है? कोरवी, CORWEE। इंडिया में वेठी
एंड विस्टी, VISTHI, वेस्टी भी बोलते हैं जिसको बेगार, ओके। होम चार्जेस और एक्सपेंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इंक्लूडेड। जो इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटेन में जो था उसके होम चार्ज और एक्सपेंसेस में कौन-कौन से क्या-क्या इंक्लूडेड थे? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। जो ऊपर के तीनों हैं ये तीनों ही इंक्लूडेड थे। पेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स, मिलिट्री एंड अदर स्टोर्स परचेज्ड इन इंडिया एंड गारंटीड इंटरेस्ट ऑन रेलवेज़, ये तीनों ही इंक्लूडेड थे। ओके। द बॉम्बे प्लान प्रपोज्ड, बॉम्बे प्लान ने क्या प्रपोज किया था? तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द। ये जो ऊपर ABCD चारों ऑप्शंस थे, ये चारों ऑप्शन को बॉम्बे प्लान ने प्रपोज किया था। अ रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अबैंडनमेंट ऑफ सम कैपिटलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एम्प्लॉयमेंट वर्कर वेलफेयर स्कीम, ये चारों जो था ये बॉम्बे प्लान ने प्रपोज किया था। हु फाउंडेड द जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन इन 1920? किसने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1920 में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। जो SN हालदार, जो सुरेंद्रनाथ हालदार थे और बोमेस चक्रवर्ती, इन दोनों ने मिलकर जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1920 में। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादाभाई नौरोजी, हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। पहले भारतीय जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे वो थे दादाभाई नौरोजी। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिबरल पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ी थी। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? किस वर्ष पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर जो कि कोलकाता के नजदीक है वहां पे पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल को एस्टैब्लिश किया गया था भारत में। ठीक है। When was the new Enfield rifle and greased cartridge introduced in the British Indian Army? किस वर्ष या किस समय जो नया इनफील्ड राइफल था जो कि ग्रीज्ड कार्ट्रिज के साथ आता था उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1856 में, दिसंबर 1856 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड? 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेरठ से शुरू हुई थी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम? जो 1857 की क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रॉम मेरठ। ओके। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? 1857 में जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कैनिन था वो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस? इनमें से कौन सा एक कारण नहीं था जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनको उनको विद्रोही नहीं बनाया उस रीजन ने? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। ये रीजन नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाहीज थे उनको विद्रोही बनाने में। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में जो 1857 की क्रांति थी उसको किसने लीड किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कुंवर सिंह जो थे उन्होंने लीड किया था बिहार में 1857 की क्रांति को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय? 1857 की क्रांति को लखनऊ में किसने लीड किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध ने लीड किया था 1857 में। 1857 की क्रांति को लखनऊ में उन्होंने अपने माइनर सन बिजलिस कादिर को रॉयल हेयर अपॉइंट किया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से किन सब लोगों ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम हैव पार्टिसिपेटेड। ओके। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? इनमें से किसने विद्रोह नहीं किया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया या फिर उनको कंट्रोल कर लिया था तब? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद ने नहीं किया था कोई रिबेल। इसके अलावा जो भी थे उन्होंने सबने रिबेल किया था। ओके। द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय अ डायनामिक ओल्ड पर्सन नोन एज? जो 1857 की क्रांति थी पटना में उसको लीड किया था एक बहुत ही बहादुर बूढ़े व्यक्ति ने। उनका नाम क्या था? उनको किस नाम से जाना जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजपूत कुंवर सिंह जो थे उन्होंने लीड किया था 1857 की क्रांति को पटना में। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम जुलाई 15, 1857 टू 20 जनवरी 1858 वाज? 1857 की जो क्रांति थी जो 15 जुलाई 1857 से शुरू होकर 20 जनवरी 1858 तक हुई थी, उसका जो सेंटर था, मुख्य केंद्र बिंदु बिहार में कहाँ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जगदीशपुर जो था वो उसका मुख्य केंद्र बिंदु था। ओके। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सा था जो ब्रिटिश का सबसे मीन्स कट्टर शत्रु था, ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन था? इनमें से कौन था जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो ब्रिटिश के बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट? किस कवि के द्वारा 1857 की क्रांति को विटनेस किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गालिब के द्वारा जो 1857 की क्रांति है उसको विटनेस किया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ 1857 एडी? इनमें से कौन सा नाम है जो 1857 की क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तात्या तोप जो हैं वो जुड़े हुए हैं 1857 की क्रांति के साथ, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। ओके। वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी मृत्यु वो कहाँ पे शहीद हुई थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्वालियर में वो शहीद हुई थी। वहाँ पे उनकी म्यूजियम भी बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सा ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 की क्रांति में? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन। एग्रीकल्चर लेबर्स थे जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 की क्रांति में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ए, इन 1857 द महाराजा ऑफ दरभंगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इन 1857 महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हटवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द ब्रिटिश विथ मैन एंड मनी। 1857 की क्रांति में जो महाराजा दरभंगा महाराज थे, उन्होंने दरभंगा महाराज, डुमराव और हटवा के जो महाराज थे, और उसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स, जो उनके करीबी जमींदार थे, उन्होंने ब्रिटिश को आदमी और पैसा दोनों के साथ मदद की थी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये सही है। ठीक है। दरभंगा, डुमराव और हटवा के जो महाराज थे और जो उनके करीबी जमींदार थे, उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया था, पैसे और पावर मीन्स आदमी और पैसे दोनों से हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स को। ओके। विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? बिहार का कौन सा क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से अनअफेक्टेड रहा, मीन्स वहाँ पे 1857 की क्रांति का इफेक्ट नहीं पहुंचा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 5। मुंगेर जो रीजन था वो 1857 की क्रांति से अनअफेक्टेड रहा था। ओके। हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी सेंट अगेंस्ट कुंवर सिंह ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के दौरान जो कौन से ब्रिटिश आर्मी कमांडर को भेजा गया था कुंवर सिंह के खिलाफ, कुंवर सिंह से लड़ने के लिए, फिर कुंवर सिंह को कंट्रोल करने के लिए? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। कोई भी नहीं था। जो मेजर विंसेंट आयरकूट जो था, मेजर विंसेंट आयरकूट, उसने उसको भेजा गया था कुंवर सिंह के खिलाफ, जो हमारे कुंवर सिंह जो थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है? वो मिलिट्री कमांडर था इसका। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के फेल होने का प्रमुख कारण क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी और कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो सब पूरे रिवॉल्ट को लीड कर रहा था। हर किसी के अपने अपने गोल्स थे। जो किंग्स थे उनका अपना गोल्स था, जो लैंड लॉर्ड्स थे उनका अपना गोल था, जो जमींदार थे उनका अपना गोल्स था, जो फार्मर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनका अपना, हर किसी का अपना अपना गोल था, और कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो लीड करता, और कोई इनकी कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी कि हाँ मुझे क्या चाहिए। हर किसी के लिए मीन्स जो इंडिपेंडेंस कह लो, या हर किसी के लिए अपना अपना सेल्फ, जो उनकी अपनी डिमांड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी। ठीक है। एक कोई सेंट्रल गोल नहीं था उनका। तो दैट इज द रीजन व्हाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज फेल्ड। ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजंस ऑफ द फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सा कारण था जो 1857 की क्रांति का फेल होने का कारण था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द। ये जो तीनों कारण आपको दिखाए गए, एक तो मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे वो मिलिटरीली सुपीरियर थे कंपेयर टू द जो नेटिव जो हमारे किंगडम्स थे उनके उनके मिलिट्री के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो रेबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उनके पास एक कॉमन गोल नहीं था कि हाँ हमारे को क्या अचीव करना है और क्यों अचीव करना है। दूसरा, देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और हर सोसाइटी के हर सेक्शंस के लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है। हर सोसाइटी के हर सेक्शंस के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई, एक असर्शन और दूसरा रीजन। हमारे को इसमें सेलेक्ट करना है। असर्शन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 की जो क्रांति थी, जिसको पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी जिसे कहा गया है, वो फेल हो गया ब्रिटिशर से आज़ादी सिक्योर करने में। तो द असर्शन इज करेक्ट, and the reason is the leadership of Bahadur Shah Zafar did not have popular support and most of the Indian rulers of important state ceded away from the struggle. जो बहादुर शाह जफर जो था, जो जिसको प्रोक्लेम किया गया था इस इंडिपेंडेंस, जो इस रिवॉल्ट के लीडर के तौर पे, उसके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं थे, और जो अलग अलग जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने भी इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। सो द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? किस वर्ष जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने डिक्लेयर किया कि हाँ अब वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने क्राउन के अंदर ले रही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने यह डिक्लेयर किया कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्रिटिश क्राउन के अंदर लिया जा रहा है। ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोल्जर्स को रिक्रूट कहाँ से किया था?
कहाँ से करना शुरू किया था? 1857 की क्रांति के बाद। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, गुरखाज़, सिख्स एंड पंजाबीज़ इन द नॉर्थ। 1857 की क्रांति के बाद जो गुरखाज़, सिख और पंजाबीज़ थे, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के तौर पे रिक्रूट किया गया और जो ब्राह्मिन्स, जो यूपी, बिहार के सोल्जर्स थे, उनको नहीं, मीन्स उनको बाहर किया गया, उनको नहीं लिया गया था। ठीक है? हू कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ए कॉन्स्पिरेसी? इनमें से किसने 1857 की क्रांति को एक कॉन्स्पिरेसी कहा था? तो द करेक्ट आंसर इज़, ये जो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर था, इसने कहा था, जो 1857 की क्रांति थी, उसको एक कॉन्स्पिरेसी कहा था। 2 साल तक सारा सब कुछ तो लूट के ले गए हैं, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। मीन्स रियली आप जब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बिल्कुल ही अलग था, मीन्स इंडिया पे रूल करने का, कॉन्स्पिरेसी, हैं। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज़ डिस्क्राइब्ड एज़ द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो 1857 की जो क्रांति थी, उसको पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध किसके द्वारा बोला गया था? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे, उनके द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा, जो 1857 की क्रांति थी, उसको पहला फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया था। Which one of the following commissions is associated with army reorganization after the separation of the revolt of 1857? कौन सा कमीशन है, एसोसिएटेड है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से, जो कि 1857 की क्रांति के बाद फॉर्म किया गया था? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पील कमीशन को बनाया गया था कि टू लुक इनटू द मैटर्स व्हाई द रिवॉल्ट हैपेंड, कि जो रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था। पील कमीशन को 1857 में, मीन्स जो 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद पील कमीशन को फॉर्म किया गया था कि आप देखिए कि क्यों, किस क्या रीज़न से 1857 की क्रांति हुई थी और जो आगे ऐसे ही कुछ ना हो। हू सेड वेरेवर आई एम देयर इज़ जगदीशपुर? किसने ये कहा था कि जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे जगदीशपुर है? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कुँवर सिंह ने ये बात कही थी। ओके? हू सेड दैट द इवेंट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज़ अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड एंडेड एज़ अ फ्रीडम स्ट्रगल? किसने यह कहा था कि जो 1857 की जो क्रांति थी, वो एक धार्मिक युद्ध, मीन्स धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट के स्तर पे शुरू हुई, लेकिन जो खत्म हुआ उसका, जो एक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे उसका खत्म हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था इस बात को कि जो 1857 की क्रांति थी, वो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे शुरू हुई, लेकिन खत्म जो हुई वो फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे। ना हमारे पास दो लिस्ट हैं, हमारे को दोनों को मैच करना है। कुंवर सिंह जो थे, वो कहाँ से लीड कर रहे थे? कुंवर सिंह लीड कर रहे थे जगदीशपुर से, बेगम हजरतमल लीड करी थी लखनऊ से, खान बहादुर जो लीड कर रहे थे वो बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला जो लीड करते वो फैजाबाद से। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Under the Royal Titles Act, Queen Victoria became the Empress of India in Royal Title Act के अकॉर्डिंग, मीन्स रॉयल टाइटल्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो इम्प्रेस, भारत की इम्प्रेस कब बनी? ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी, 1877 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का एम्प्रेस प्रोक्लेम किया गया। ओके, द इंडिगो रिविलियन वाज अबाउट, जो इंडिगो रिविलियन था वो किसके बारे में था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द पीजेंट्स नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एट अ प्राइस दैट वाज एन अनएक्सेप्टेबल। इंडिगो रिवॉल्यूशन था, वो था कि जो पीजेंट्स जो थे, वो सबसे पहले इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे, और इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते, उसके अलावा उनको ऐसे प्राइस पे इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता, जो कि अनएक्सेप्टेबल था, जो कि उचित नहीं था। ठीक है? हु रोट द फेमस नील दर्पण? किसने जो प्रमुख नील दर्पण है उसको लिखा था, जो बताता है इंडिगो फार्मर्स की कंडीशंस को, जो दयनीय स्थिति थी इंडिगो फार्मर्स की, उसके बारे में बातचीत करता है। सो इसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने, इन्होंने लिखा है नील दर्पण को, जो कि बताता है जो दयनीय स्थिति इंडिगो फार्मर्स की। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट? इनमें से कौन से इंडिगो रिवॉल्ट के लीडर थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास जो थे, उन्होंने लीड किया था इंडिगो रिवॉल्ट को। ठीक है? विच रिवेलियन इज मेंशन इन बंकिम चंद्र चटर्जीज नॉवल आनंद मठ? किस रेवेलियन के बारे में, किस विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवल है आनंद मठ, उसके उसमें उसमें मेंशन किया गया है, किस रेवेलियन के बारे में? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सन्यासी रेबेलियन के बारे में मेंशन किया गया है। बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नोवेल है आनंद मठ, उसमें सन्यासी रेबेलियन के बारे में मेंशन किया गया है। और जो सॉन्ग हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको भी आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है? हु फाउंडेड रामोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र? किसने रामोसी कृषक जथा को फाइंड किया था महाराष्ट्र में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वसुदेव बलवंत फड़के ने जो रामोसी कृषक जथा है उसको फाइंड किया था महाराष्ट्र में। ठीक है? द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वाज, रामोसी अपराइजिंग किस एरिया में हुआ था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट्स में रामोसी अपराइजिंग हुआ था। द वगेरा अपराइजिंग हैपेंड इन, वगेरा अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वगेरा अपराइजिंग हैपेंड इन बड़ौदा, बड़ौदा में वगेरा अपराइजिंग हुआ था। और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, उसने जो अ, वगेरा चीफ को कंपेल किया था आर्म्स उठाने के लिए। ठीक है?
गायकवाड़ ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी को, और जिसके बाद वगैरह जो चीफ्स थे उन्होंने आर्म्स उठाया था। हू फाउंडेड द पागलपंथ? किसने पागलपंथ को फाउंड किया? पागलपंथ एक सेक्ट है, ठीक है? तो किसने पागलपंथ को फाउंड किया था? तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, करीम शाह। और उसके बाद इसको कंटिन्यू किया तीतू शाह, तीतू मीर ने, जो उनके सक्सेसर थे। करम शाह ने फाउंड किया पागलपंथ को, और इसको कंटिन्यू किया तीतू मीर ने, ठीक है? दी फैका रिबेलियन ऑफ 1816 इन उड़ीसा वाज लेड बाय। जो फैका रिबेलियन 1816 का जो फैका रिबेलियन था उड़ीसा में, उसको किसके द्वारा लीड किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। उसको लीड किया गया था बक्सी जगबंधु विद्याधर ने। 1817 या 1816 की जो पैका रिबेलियन थी उसको लीड किया था बक्सी जगबंधु विद्याधर ने, ठीक है? जो कि मिलिट्री चीफ थे किसके? किंग ऑफ खुर्दा के। इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? किस वर्ष बिहार का चौरी रिवॉल्ट जो है वो हुआ था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पे गलत ऑप्शन आंसर आपको ई दिख रहा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है 1798 में चौरी रिवॉल्यूशन, जिसको चुआर रिवेलियन भी कहते हैं, वो 1758 से लेकर 1799 के बीच हुआ था, जिसको चौरी रिवॉल्ट या फिर चुआर रिवेलियन भी कहा जाता है। Praise the tribal praise the tribe that rebelled against Britishers because human sacrifice system was banned. उस जनजाति के बारे में बताइए जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, जब उनका जो एक कल्चर था जिसमें कि वो मानव की बलि देते थे, उसको बैन कर दिया गया था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, खोंद ट्राइब जो थे उन्होंने रेबेल किया था जब ब्रिटिशर्स ने ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था। ओके, द ट्राइबल मूवमेंट संथल हुल रेबेलियन टुक प्लेस इन। जो संथल हुल ट्राइबल रेबेलियन था वो कहाँ पे, किस वक्त, मीन्स की टाइम पीरियड क्या थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1855 से 1856 के बीच संथल रेबेलियन हुआ था। ओके, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाई संथल्स इन 1855? किस ब्रिटिश कमांडर को संथल्स ने 1855 में हराया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेजर बोरो जो था उसको हराया गया था। उसको संथल्स ने 1855-56 की जो रेबेलियन थी उसमें हराई थी, ठीक है? हु लेड द संथल रेबेलियन इन 1855? संथल रेबेलियन को किसने लीड किया था, या संथल रेबेलियन के लीडर्स कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिद्धू और कानू जो थे उन्होंने संथल रेबेलियन को लीड किया था 1855-56 में। Who were the leaders of Santhal revolt? Again the same question. The correct answer is option E, none of the above. तो सिद्धू कानू जो थे उन्होंने लीड किया था संथल रेबेलियन को। Which tribal leader was involved in the tribal which tribal leader was involved in the tribal rebellion against the British authorities in the Garo Hills region of present day Meghalaya in the late 19th century? इनमें से कौन से वो ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ट्राइबल रिबेलियन को लीड किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ गारो हिल्स, जो कि मेघालय रीजन में आता है, 19वीं सेंचुरी में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। उनका नाम पा तोगन संगमा या तोंगन संगमा था। उन्होंने लीड किया था ट्राइबल रिबेलियन को ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन गारो हिल्स, ठीक है? हु अपोज द एक्सप्लॉइटेटिव पावर्स अगेंस्ट द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स? किसने अपोज किया था एक्सप्लॉइटेटिव पावर्स टैक्स के खिलाफ? जो नई सिस्टम ऑफ टैक्सेस इंट्रोड्यूस की गई थी उसके खिलाफ किसने अपोज किया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो संथल्स थे 1855-56 में, संथल्स ऑफ बिहार जो थे उन्होंने अपोज किया था इस न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेस को। मुंडाज रेज रिवॉल्ट इन, मुंडाज ने कब रिवॉल्ट की थी? तो मुंडाज रेज रिवॉल्ट इन ऑप्शन सी, 1899, 1899 में मुंडाज ने रिवॉल्ट किया था। उलगुलन रिवॉल्ट वाज रिलेटेड टू, उलगुलन रिवॉल्ट जो था वो किससे रिलेटेड था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उलगुलन रिवॉल्ट जो था वो बिरसा मुंडा से रिलेटेड था। इसको ग्रेट ट्यूमल्ट भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा वॉज कंसिडर्ड बाय हिज फॉलोअर एज द इनकारनेशन ऑफ, बिरसा मुंडा को उनके फॉलोअर्स के द्वारा किसका अवतार माना जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, धरती अब्बा का अवतार माना जाता है बिरसा मुंडा को उनके फॉलोअर्स के द्वारा। बिरसा वॉज कॉट स्लीपिंग, बिरसा मुंडा जो थे उनको कब सोते हुए पकड़ लिया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया गया था। उनको कहाँ से पकड़ा था? जमकुपाई फॉरेस्ट ऑफ चक्रादापुर, जो कि वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से उनको पकड़ा गया था। विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा किस एरिया में एक्टिव थे, या उनका कौन सा क्षेत्र था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रांची में से बिरसा मुंडा एक्टिव थे। ओके, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ, बिरसा मुंडा जो थे वो फेमस थे इन विच रीजन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, झारखंड। बिरसा मुंडा वॉज फेमस इन झारखंड रीजन। ओके, आई एम सॉरी, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ ई, नन ऑफ दिस, मतलब बिरसा मुंडा किसी भी स्टेट को फॉर्म करने के खिलाफ थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसमें से किसी के भी खिलाफ नहीं थे बिरसा मुंडा, ठीक है? वो एक मुंडा राज चाहते थे, ठीक है? और वो किसी भी इंडिविजुअल स्टेट के, मतलब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करना चाहते थे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई एम रियली वेरी सॉरी। द कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जो कोल म्यूटिनी हुई थी 1831 में,
जिसके लीडर थे बुद्ध भगत, उसको वो किस रीजन में हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंहभूम रीजन में, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, उसमें वहां पे हुई थी कोल म्यूटिनी अंडर बुद्ध भगत। ठीक है। द होज रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, जो होज रिवॉल्ट था, जिसको हो रिवॉल्ट भी बोलते हैं, वो कहाँ हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1820-21 में। अगेन संथल परगना, झारखंड का जो संथल परगना है और जो भागलपुर एरिया के बीच आता है, वहां पे हुआ था हो रिवॉल्ट। ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1820 से लेकर 1821 के बीच। हु वाज अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ बाय बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसको अपॉइंट किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। बिरसा मुंडा ने किसी को भी कमांडर इन चीफ अपॉइंट नहीं किया था। ओके, वो खुद ही मुंडा रेबेलियन के लीडर थे। द ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू, जो ताना भगत मूवमेंट है वो रिलेटेड है किससे? द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ट्राइबल मूवमेंट से ताना भगत मूवमेंट रिलेटेड है। ओके, और इनके लीडर्स जो थे वो जतरा भगत और तूरिया भगत, ये दो लीडर्स थे जिन्होंने ताना भगत मूवमेंट को लीड किया था। द ताना भगत मूवमेंट, अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, originated among the tribal communities of which Indian state? जो ताना भगत मूवमेंट था, जो कि एक अहिंसावादी मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको किस स्टेट वो किस स्टेट में हुआ था? किस स्टेट में वो मूवमेंट हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, झारखंड में हुआ था और इसको लीड किया था जात्रा भगत और टूरिया भगत ने। ठीक है। कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कुका मूवमेंट जो है था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह के द्वारा कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुका मूवमेंट इन पंजाब? कुका मूवमेंट का इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? जो पंजाब में कुका मूवमेंट चलाया गया था या नामधारी मूवमेंट चलाया गया था, उसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू रिफाइन सिखिज्म, सिखिज्म को रिफाइन करना इसका ऑब्जेक्टिव था। इसको नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं। तो दैट्स इट। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जल्दी-जल्दी में बोला है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी, आई डोंट नो, आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी। अगर आपको आपको अगर लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा स्लो बोलना है, प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे कि हाँ, आप थोड़ा-सा स्लो बोलो। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा-सा तेज़ बोल रहा था, तो थोड़ी-सी प्रोनाउंसिएशन में भी शायद कहीं न कहीं इश्यू हो रही थी, तो इधर-उधर, बट ठीक है। अ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आएँगी। तो टिल देन, हमने अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा भी ये 2-3 पार्ट, जो भी 3-4 पार्ट जितने भी होंगे, हम इसको कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। टिल देन, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।